और जिस तरीके से है दुनिया के जब इंटरनेशनल क्राइसिस है, नेचुरली उसका सबसे ज्यादा असर यूरोपियन और अमेरिकन पर पड़ेगा कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी चले या ना चले, इसका फैसला तेहरान में बैठे लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं। जब ईरान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क और इतनी इंपॉर्टेंट हुकूमत वो हो गई है, अगर फौजी हल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, हॉर्मोज जाता हुआ नजर आ रहा है, रूबियो कह रहे हैं, तो क्यों बात नहीं कर लेते? दुनिया का नुकसान और इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? डरते थे, खौफ के मारे थे, नहीं जनाब इतना कीजिए, आप कम कीजिए, वो कीजिए। अब ये खौफ खत्म हुआ। अब छोटी कंट्रीज अभी ट्रेड, आज फिर इसने कनाडा पर 50% का ट्रेड ये लगाया। वो उन्होंने कहा लगाओ, करना जो है करो। स्पेन ने कहा करना के जो है करो। अब उसको हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जब जंग शुरू हुई थी, किसी को अंदाज नहीं था कि ये इतनी लंबी जंग चलेगी और किस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को शुरुआत हुई और अब यहाँ तक पहुँच गए कि इस मिडिल ईस्ट में अमरीकी फौजी अड्डों की तबाही, हॉर्मोज बंद, बाबल मंदब सऊदी अरब के लिए बंद, और अब ऐसा लग रहा है कि जंग और बड़े इलाके में फैलती जा रही है। अभी ताज़ा खबरें ये हैं कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ने, नए वजीर आजम ने अपने यहाँ के से जहाज उड़ करके ईरान पर हमले कर सकते हैं उसकी इजाज़त दे दी। अमेरिका ने अपने कुछ जहाज बुल्गारिया में खड़े किए हैं ईरान पर हमले की तैयारी के तौर पर, और बताया जा रहा है कि जमीनी जंग की तैयारी है। 50,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी इस इलाके में मौजूद हैं। आखिर आगे क्या होगा, कैसे हालात बनेंगे? क्या दुनिया को महंगाई का, तेल की कमी का, ईंधन की कमी का सामना और ज्यादा करना पड़ेगा? हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जिनका जो असेसमेंट होता है, एनालिसिस होती है, वो बहुत ही सटीक होती है, बहुत ही बेबाक होती है। और जिस तरह से अरब मुल्कों की तरफ से अभी एक ताज़ा खबर और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात की है विदाउट लिमिट। उधर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस पहुंचे और उन्होंने एक तरह से हिजबुल्लाह को निहत्था करने के प्लान पर बात की। अमेरिका से सीधी फ्लाइटें लेबनान के लिए शुरू करने की इजाजत भी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर इस इलाके में ईरान की उभरती हुई ताकत के सामने अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को क्या कुछ करना पड़ रहा है, ये सब भी हम समझेंगे शेख मंजूर साहब से। वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। शेख मंजूर साहब, क्या देख रहे हैं? अब जमीनी जंग होगी क्या? अमेरिका की तरफ से जो तैयारियां बताई जा रही हैं, क्या लगता है? देखिए, जो जंग होता है वो सिर्फ मिलिट्री सुपीरियरिटी से नहीं जीता जा सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो ओपोनेंट है इसको किस तरीके से जेर किया जाए। इसके अलावा ये भी देखना है कि इसकी क्या कैलकुल। आजकल के दौर में अगर आपने देखा, अभी तक 2 बार ईरान पर हमला किया गया, उसमें कोई काइनेटिक एक्शन नहीं हुई, यानी कि फौजें एक दूसरे से नहीं लड़ी। ये सारा जो जंग है ये मिसाइल, ड्रोन्स और एयर सुपीरियरिटी की वजह से एक दूसरे पर हमले किए गए, और इसी के बाद ये साबित हो गया कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ऐसे ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क को भी कन्फ्रंट कर सकता है और इसको किसी हद तक उसको जमीन पर लाने में कामयाब हो गया है। ये तो एक बड़ी ये है। कोई जमीनी जंग नहीं होगा। आपने देखा पिछले 12 दिन के अंदर अमेरिका के 100 से ज्यादा सोल्जर जख्मी हुए हैं, जो पेंटागन का रिपोर्ट है। और इसके अलावा जो 2 सोल्जर पहले जॉर्डन में हुए, उनकी तादाद अब 5 तक पहुंच गई है। अब ईरान जो है, ईरान को
ईरान ने स्टडी किया है पिछले कई सालों से कि उनको पता था सोनर और लेटर कभी भी जो है अमेरिका और इजराइल इन पर किसी न किसी बहाने टारगेट करेगा, हमला करेगा। और उन्होंने ये हमेशा स्टडी किया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो किस किस तरीके से वो ईरान को टारगेट करने की कोशिश करेगी। और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई जो अभी तक बहुत कामयाब हुई। अब वो जो है, जैसे हम कहते हैं उसको डिफ्यूजन स्ट्रेटेजी कहते हैं, कि अमेरिका को जो है उसकी ताकत जो है, इसकी मिलिट्री पावर को स्कैटर किया जाए, एक ही जगह नहीं रखे। एक जगह वो कहता है ईरान पर, अब बाबुल मंडप आया वहां पर है, कभी जॉर्डन में आता है, कभी इराक में आता है, कभी कुवैत में आता है, ताकि उसे समझ में नहीं आता है जो उसका ओपोनेंट है वो कहाँ इसको हिट करना चाहता है। और इसीलिए जो कैजुअलिटी हुई है अमेरिका की, मिलिट्री कैजुअलिटी, वो बहुत ज्यादा। आज ही अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने $38 बिलियन का मान लिया है उससे नुकसान, और जबकि उन्होंने कांग्रेस को $98 बिलियन की रिक्वेस्ट की है फर्दर इक्विपमेंट खरीदने के लिए। ये दिखा रहा है कि उनका ये नहीं कि एमलेस है, बस ईरान को हिट करना है। कि हिट करने से क्या हुआ? अभी भी CIA कहता है कि 70% इसके जो आर्सेनल है, पर्टिकुलरली मिसाइल की कैपेबिलिटी है या ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है, वो अभी इंटैक्ट है। और यहां तक क्या है कि जो पिछले 10-11 दिनों के अंदर जो अटैक्स ईरान ने काउंटर जो किए हैं, मिसाइल अटैक, वो विद प्रेसिशन हुआ है। उसमें 80%, उसमें जो हम कह रहे थे आयरन डोम होगा या दूसरा कोई होगा इंटरसेप्ट करने की दूसरी कैपेबिलिटीज है, वो फेल हो गई। अब ये जो है इन्होंने क्या किया, इसको जो वो तो कहते हैं ना रॉ नर्व, ईरान ने पकड़ी है इनकी, इस नर्व को वो दबाते हैं। उन्होंने हुतीज को कहा आप बाबुल मंडप को, आज ही रिपोर्ट है कि 2 जहाज वहां से आने वाले थे, वो वापस टर्न बैक हो गए। और ये सिर्फ ज्यादा उसका जो है, अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे इसका, इस वो जो है 32 किलोमीटर वो भी जो है चोकिंग पॉइंट है, ये है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इसके यूरोप को होगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट जो कार कंटेनर्स जा रहे थे एशिया से वहां के लिए, वो इसी से गुजरते हैं। गल्फ ऑफ एडन से लेकर वो जाते हैं रेड सी या दूसरे को, फिर वो सुएज कनाल करके, उनमें सारे जो है उनके सारे कारखाने ठप हो जाएंगे। हालांकि 10-12% यहां से एनर्जी भी ये है। अब देखिए अगर दोनों बंद रहे, ये देखिए फर्दर यू आर क्रिएटिंग एक्यूट एनर्जी क्राइसिस के अलावा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, सारे कारखाने ठप पड़ेंगे। ये इनको पता है ईरान को कहां कहां इन्हें हिट करना है, और लेकिन इन डेस्परेशन वो बस अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कभी ब्रिजेस को करता है, कभी हॉस्पिटल्स को करता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हमें क्या करना है। एक अमेरिकन जनरल जो सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा है, उसने एक बात खूब कही है, कहा अगर एफिशिएंट जनरल हो और इसके नीचे जो है इनकॉम्पिटेंट ट्रुप्स भी हो, तो वो उनको जीत में वो तब्दील कर सकते। लेकिन अगर उसके बरक्स यही लीडर जो है इनकॉम्पिटेंट हो और इसके नीचे जो है एफिशिएंट ट्रुप्स भी हो, वो भी हारते हैं। और यही हुआ अमेरिका। गुस्से में है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये फलानी को तबाह करूंगा। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? और 2 आधे घंटे पहले आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था, आवर डोर्स फॉर टॉक्स आर ओपन अगेन। टॉक्स किसके लिए? ध्यान, अगर आपने ये किया है, कमांड में है, कंट्रोल में है, देन देयर इज नो नीड फॉर टॉक्स। फिर जो बड़ा ताकतवर होता है, जैसे इन्होंने इराक में किया, उसको सदाम हुसैन को पकड़ा, कब्जा किया, या लीबिया में किया, या यहाँ पर किया, अब यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता है।
और जो रॉन्ग प्लानिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, उनकी थिंकिंग जो है, आप देखिए क्या सोच रहे थे राइट फ्रॉम बिगिनिंग, हम लीडरशिप को खत्म करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगी। एंड प्रेसिडेंट साहब 10 बार ये कहा कि कोलैप्स रिजीम हुई है। क्या रिजीम कोलैप्स हुई है? कितना वो ला के ये चीजें, जब तक उनके पास स्ट्रेटजी, उनको यही था, शायद उसके आर्मी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे हमले मत कीजिए हेस्ट में, लेकिन जुनून था, सवार हुआ था। और उस वक्त इजराइल भी ये चाहता था कि ईरान को जेर करे ताकि मिडल ईस्ट में उसकी जो है उजारादारी बरकरार रहे। अब वो इजराइल वाले बात ही नहीं करते, कुछ नहीं। शेख साहब, आज यहाँ तक जो आपने बातें की वो कई बहुत अहम की कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जिद और गुस्से में बगैर किसी स्ट्रेटेजी के जंग लड़ रहे हैं। ईरान ने उनको बहुत लंबी मुद्दत से पढ़ा है, समझा है कि वो कैसे हमले करेंगे, हम जवाबी हमले कैसे करेंगे। और ईरान ने अमेरिका की ताकत को बांटने का काम भी किया है। और ताजा जो बाबल मंदब का है वो आपने ये बताया। अभी इस वक्त एक मैं एनालिसिस पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इजराइल में, जिसमें यह कहा गया कि इस वक्त इजराइल जंग की साइडलाइन में है और इस वक्त इजराइल के लिए ये अच्छा है फॉर द टाइम बीइंग, यानी ईरान और अमेरिका लड़ते रहें और इजराइल मजे में देखता रहे दोनों की तबाही। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, दोनों की तबाही, यानी अमेरिका भी तबाह होगा, ईरान भी तबाह होगा और इजराइल मजे से देखेगा। क्या इजराइल का ये साइडलाइन पे खड़े रहना, देखते रहना, ये कब तक चल पाएगा? देखिए, ये सारा कुछ जो है डकोसोला है, उस पेपर की अपनी रीडिंग है। इजराइल ने हमेशा अमेरिका पर दबाव डाल दिया कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान पर हमला करके इसको खत्म करने की कोशिश करे। यही वजह है, अगर पिछले साल जो 12-13 दिन की वार लड़ी, उसमें इजराइल वाज मोर पार्टिसिपेटिव देन अमेरिका। और फिर अल्टीमेटली अमेरिका ने ही ये रुका। उस वक्त भी जो 39 डेज का वार था, उसमें भी उसने यही थी उम्मीद उसकी कि ये अब फाइनली तौर पर ये कहते हैं, इससे पहले ये गया वहां पर, वाशिंगटन गया, उसके बाद उसने फिर शुरू किया वार। ये क्या कहते हैं, अगर अमेरिका खत्म होगा क्या इजराइल रहेगा? ये लाजमा मलजूम है। दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। जिस दिन अमेरिका की शिकस्त होगी, इसी दिन देखिए आप कि इजराइल के वजूद को खतरा हो जाएगा। यही जो है, अगर वो इसका सारा जो बैकबोन है दैट इज अमेरिका। कौन सी ऐसी कंट्री है अमेरिका के बगैर जो इजराइल को इतना फंड करते हैं, मिलिट्री सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं? आप मुझे शो मी एनी अदर कंट्री। दबानी तो करते होंगे बहुत सारे, या 100-200 मिलियन डॉलर का कोई मदद देता है, ऐसे नहीं चलता है। उसकी क्रिएशन है, इट इज एट उसके रहम करम पर है उसकी क्रिएशन। वो जो कहते हैं इजराइल के वजूद अमेरिका के रहमो करम पे है। और अमेरिका में अब ये माहौल बन रहा है, टकर कार्लसन जैसे लोग बात खुल करके कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी प्रेसिडेंट होंगे या हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। अब के बाद प्रो इजराइल आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। ऐसे हालात अमेरिका में बनते जा रहे हैं। देखिए, इसमें भी है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। वो जो है वो इतना ही यूज्ड टू टेक नेतान्याहू फॉर ग्रांटेड। एक तो जब एलाई था उसको ने मदद की है, वो उनको अब डिक्टेट करने लगा आपको मेरे लिए क्या क्या करना है। एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे इसके जो सपोर्टर्स है, खासकर विटकॉफ है या दूसरा कुशनर है या दूसरे मिनिस्टर्स जो है, डिफेंस मिनिस्टर या बहुत सारे लॉबी जो थे, वो इसमें इन्फ्लुएंस किया इन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इजराइल की भरपूर मदद कीजिए। और जंग में भी उन्हीं लोगों ने धकेल दिया। लेकिन जंग
कि जब सूरत नवियत इसकी बदल गई और ये लोग बोलिए कि अब अमेरिका के इंटरेस्ट्स को ही नुकसान पहुंचने लगा है, तो अमेरिका में यंगस्टर्स और जो इजराइल ने वहां पर एट्रोसिटीज गाजा में किए या लेबनान में जिस तरीके से वो, कितने यूरोपियन कंट्रीज ने उसे रिक्वेस्ट की कि गाजा में स्टॉप करो एट्रोसिटीज, ये गाजा के अलावा खासकर लेबनान। लेकिन उसको जो था पावर की वजह से जो इसका नशा था कि रिफ्यूज और उनको गालियां देता था, उनसे पैसा लेता था, जो उसकी बैकिंग कर रहे थे यूनाइटेड नेशन या दूसरी में, उन्हीं के खिलाफ बोलने लगा। अल्टीमेटली वो भी एक तंग आ गए, उन्होंने कहा ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन रहा है। अभी देखिए अब इतना खौफ है कि न्यूयॉर्क में कहते हैं इसको हम अरेस्ट करेंगे, ट्रंप कहता है नहीं मैं इसको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर वो आ जाए इसको अरेस्ट नहीं करे। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ऐसे हालात पैदा हो जिसको ये फियर होने लगा है इसको अरेस्ट करेंगे, जो कल तक इतना स्ट्रांग एलाई था जिसके बगैर अमेरिका में कोई चीज ही नहीं होती, चाहे वो इसके CIA की मीटिंग थी, पेंटागन में ये एडमिनिस्ट्रेशन में था, हर एक जगह इसकी से थी। और आज ये है कि डर रहा है, उसके मिनिस्टर 3 मिनिस्टरों को यूरोप में पाबंदी है जाने की। कब है ये हालत पहुंच गई कि अमेरिका जाना भी एक खतरा नजर आने लगा नेतन्याहू को, यानी अमेरिका और नेतन्याहू के अलावा इसके जो 3 मिनिस्टर हैं, हाँ, डिफेंस है, इंटीरियर वो जो है वो इतामर बिन गवीर, हाँ इतामर बिन गवीर, हाँ उसको उन पर बैन है यूरोप में जाने के, उनको अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं। ये देखिए एक जो मुल्क कल तक ये कह रहा था मैं जाऊंगा, बहुत सारे कंट्रीज ने कहा अगर हमारे ऊपर से इसके एयर स्पेस से गुजरा तो हम नहीं जाने देंगे। ये मुस्लिम कंट्री कोई नहीं, मुस्लिम कंट्री ने किसी ने भी नहीं, ये सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज ने कहा है, यहां तक कि साउथ अफ्रीका ने इसके खिलाफ केस भी किया था। ये हालत अभी एक ताजा खबर आ रही है कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं ईरान जंग में। अब मैं फिर वापस उस सवाल पे आना चाह रहा हूं, क्या जमीनी जंग होगी? क्या अमेरिका ईरान के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेगा? क्या लगता है ये जो तैयारी है ये क्या है? आप खुद अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो ये है कि जब नॉन काइनेटिक वार में 500 कैजुअलिटीज हुए हैं, जब ग्राउंड फोर्सेस में एक दूसरे पे क्या हाल होगा? कोई नहीं है, उनको तो या तो उनको लेना पड़ेगा सपोर्ट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स या कहीं से किसी जगह तो जहां उतारने के लिए सपोर्ट के लिए वो है। आप देखिए इससे कितनी तबाही होगी, उसका अंदाजा है अमेरिका को, इसलिए बार बार वो कहते हैं वी आर नॉट गोइंग फॉर ग्राउंड अटैक। ग्राउंड अटैक कहाँ करेंगे? ग्राउंड अटैक वो ज्यादा से ज्यादा इसी आइलैंड में करना चाहते हैं जहां पर इनकी जो है ऑयल रिफाइनरीज या है, वहां जाएंगे, वहां तो उनका पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जो है एक फौज है जिसमें हालांकि कभी कभी लगता है, लेकिन वो इतना जब वो देखते हैं अपने लोगों को उनको शहीद होते हुए, उनमें वो जज्बा है दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। फौज में सबसे ज्यादा जो है इसमें विल पावर लड़ने की जो होनी चाहिए ना, वो उनमें है, ईरानियंस में है। दूसरों को फोर्सिबली उनको लाया जाता है, क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता है, उनके कंडीशन जो है, इनके लिविंग कंडीशन, वो क्या करेंगे, उस आइलैंड में क्या रहेंगे। मैं कई बार ये गया था, ये शैतुल अरब या ये जो था मजनून आइलैंड या बसरा एरिया या उस साइड, ये तो आइरिड लैंड है, यहाँ पर इतनी चुभन होती है, उसमें जो है कंडीशन जो है बहुत खराब है, खासकर इस सीजन में जुलाई अगस्त में वहां पर ये होता है, वहां पर जैसे ह्यूमिडिटी लेवल इतनी हाई होती है, और खासकर आजकल उस रीजन में टेम्परेचर भी 46-45 रहता है, हालांकि ये जो है कोस्टल एरियाज जो रहते इतना नहीं होना चाहिए। ये कहाँ रह सकते?
उनसे पहले शेख साहब मैंने तो 2003 की जंग कवर की थी इराक में, और अमेरिकी फौजियों को देखा था। वो उस फौज की हालत में भी, जंग की हालत में भी, बगैर कोक के नहीं रह सकते थे, बगैर बर्गर के नहीं रह सकते थे। वो इतने लग्जरी की उन्हें आदत है। हर दिन मैं देखता था कि वो ट्रक्स बड़े बड़े आ रहे हैं कुवैत से फौजियों के खाने के लिए। तो ये लड़ने वाले फौजी हैं ही नहीं बुनियादी तौर पर, ऐसा लगता है। यही हम कहते हैं। अगर आप देखेंगे, यहाँ सेचन ग्लेशियर है, यहाँ पर वो -40 डिग्रीज में दोनों साइड फौज रहती है, और उनको खाने के लिए चना होता है, यानी कि गर्म रखने के लिए, कभी कभी चॉकलेट। ये लोग कोलैप्स कर जाएंगे जाते हुए। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले ये इतना वैगरीज ऑफ नेचर दे डोंट फेस, और फिर इनसे लड़ना जो है, उस कंडीशन में लड़ना। अच्छा, दूसरे लोग वहां रहते हैं, बिल्कुल, वो फौज रही है वहां पर, महीनों रही है, सालों रही है, वो एक्लेमेटाइज्ड होते हैं ऐसे कंडीशंस में लड़ने के लिए। होता है उनको भी परेशानी होती है, लेकिन उनको इनका स्टेमिना इतना बड़ा होता है, बढ़ जाता है कि वो दे कैन फाइट फॉर यानी कि डेज टुगेदर विदाउट बेसिक फैसिलिटी। यहाँ ये घंटे नहीं निकलेंगे, और इनको पता है, अगर यही हम कहते हैं कि सिर्फ इस वक्त जो 10 दिन के अंदर इनके 300 या 400 ये लोग जख्मी हुए, इसके अलावा ये ग्राउंड बैटल जब हो जाएगी तो क्या होगा। ये इतना आसान, यानी आपको ये नहीं लगता कि ग्राउंड फौज होगी? देखिए, जो 2 बार जंग हुई, जो बड़ी जंगें हुई, जून की और उसके बाद फरवरी की, हर बार कई लोगों का, मेरा भी अंदाज था कि अगर सेंसेस प्रिवेल की तो जंग नहीं होगी, और अगर पागलपन हावी हुआ तो जंग होगी, और वो जंग हुई। तो क्या इस बार भी ये जमीनी जंग, अगर पागलपन ज्यादा ही सवार हो गया तो कर सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा उसका? आप देखिए, आप पहली बार देखिए कि एक प्रपोजल गया है कि 10 दिन का सीज फायर हो जाए। ये फिर 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज ने किया है। ये एक वाया मीडिया होता है, किस तरीके से जो प्रेजेंट टेंशन है, किस तरीके से इसको पास किया जाए। अब इसके ये समझिए, ये इसकी तीसरी बारी है। नोबडी यानी कि उसको ट्रस्ट नहीं करता है कोई, क्योंकि ये पता नहीं है मैं कि कल फिर बदल जाए। लेकिन इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई चारा भी नहीं है। आप मुझे बताइए, फिर क्यों मानता है? क्यों अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा नहीं, वी आर रेडी फॉर टॉक्स। किस लिए टॉक्स? किस लिए? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात की भी बात कर रहा है, और साथ साथ ये कह रहा है कि हॉर्मुज अगर ईरान के कंट्रोल में चला गया तो बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट होगा, और ये दुनिया भर में इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। ये इसको बार-बार, इसीलिए दैट मीन्स वो कहता है, एडमिट करता है कि ईरान की मोनोपोली वहां पर है। ये स्टेटमेंट को अगर आप इसको, वो इसको पता है। और दूसरा, इनको ये अब डर है, अगर कहीं ना कहीं बाबुल मंडप भी ये बंद रहा 5 दिन के लिए ही, सारा जो सिस्टम है, वर्ल्ड ट्रेड का सिस्टम जो है, वो कोलैप्स हो जाएगा। ये ईरान का, ये जो हम पिछली बार भी शायद आप कह रहे थे, उनको सऊदी अरब से इतना नहीं है जितना वो इनको टीच करना चाहते हैं कि वी कैन गो टू दिस एक्सटेंड, और हमारे पास ये चाबी है इसको बंद करने की। और अगर आपने देखा, ये 5 दिन पहले, आज शायद 7वां दिन होगा, उसका उन्होंने होती उसको कहा आप उनको वार्न कीजिए, जब ये हुआ अटैक सऊदी अरब पर। वो इनको ये था कि इसको कहना है कि लुक, अगर आपने यहाँ पर है, हमारी एक और चाबी वहां पर है आपके खिलाफ, वहां भी वी कैन एक्सक्यूज यू। और जिस तरीके से है दुनिया के, जब इंटरनेशनल क्राइसिस है, नेचुरली उसका सबसे ज्यादा असर यूरोपियन और अमेरिकन पर पड़ेगा। गरीब मुल्क तो मरे ही है, उनके पास है क्या? तो ये उन्होंने दिखाया हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी चले,
या ना चले, इसका फैसला तेहरान में बैठे लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं। जब ईरान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क और इतनी इंपॉर्टेंट हुकूमत वो हो गई है, उससे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हुए क्यों नहीं बात कर लेते? अगर फौजी हल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, हॉर्मोज जाता हुआ नजर आ रहा है, रूबियो कह रहे हैं, तो क्यों बात नहीं कर लेते? दुनिया का नुकसान और इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, आप ये समझते, इस ईरान वार ने सबसे बड़ी जो मिथ थी अमेरिका की, इट इज नंबर 1 पावर इन यूनिपोलर वर्ल्ड, वो खत्म किया। अब देखिए, एक बात है कि एक सल्तनत जाती है, देन यू एक्सपेक्ट हिम टू बी, यानी कि इसको रिकॉग्नाइज करने में जो है, इसको रियलाइज करने में, इस फैक्ट को रियलाइज करने में उससे टाइम लगता है। वो नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि दुनिया में इसकी डोमिनेंस खत्म हो गई है, नए रीजनल पावर्स आए हैं, मल्टीपोलैरिटी हुई है, जहां पर इसके अलावा भी बहुत नए नए प्लेयर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इस रियलिटी को वो खुद अमेरिकन कहते हैं, इसने हमारा जो था, लोगों को ये भ्रम था कि इससे डरते हैं थे, तो इसकी बात से डर। अभी देखते कितने बड़े बड़े मुल्कों को इसने कहा ट्रेड में आपको मैं इतना लगाऊंगा, करते थे, डरते थे, खौफ के मारे थे, नहीं जनाब इतना कीजिए, आप कम कीजिए, वो कीजिए। अब ये खौफ खत्म हुआ। अब छोटी कंट्रीज, अभी ट्रेड आज फिर इसने कनाडा पर 50% का ट्रेड ये लगाया, वो उन्होंने कहा लगाओ, करना जो है करो, स्पेन ने कहा करना के जो है करो। अब उसको छोटे छोटे ममालिक भी जो है वो भी इसको चैलेंज करने लगे, उसकी अथॉरिटी को। लेकिन शेख साहब, इसमें एक बात और भी तो नतीजा निकल सकता है, समझदार लोगों को ये नतीजा निकालना चाहिए। जितनी देर होगी ईरान से बात करने में, जितनी देर होगी ईरान की ताकत को तस्लीम करने में, उतना ही इन मुल्कों का खुद और पूरी दुनिया का नुकसान मल्टीप्लाई होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ईरान की ताकत और ज्यादा उभर करके सामने आएगी। तो और भी ज्यादा नीचे झुक के समझौता करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये किसी का मानता नहीं है, इसके अपने जो लोग कहते हैं, हालांकि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, कभी कभी उसका टोन एंड टेनर देखिए, वो थोड़ा हमेशा रिकंसिलिएटरी रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं डेमोक्रेट से, दूसरे इसके कुछ पार्टीज के, रिपब्लिकन पार्टीज के भी बड़े बड़े कुछ है जो इसके अगेंस्ट दिस वार है, लेकिन इसको ये लग रहा है एक ये जो जख्मी शेर की तरह है, जिससे लगता है इस वार ने इसको हिट किया है कहीं ना कहीं। जो ये चाहता था कि मैं एक के बाद एक कंट्री को यानी कि अपने जेर साया लाऊं, वो प्लान ही खत्म हुआ। क्यूबा भी बच गया, वेनेजुला भी बच गया, वेनेजुला में ये किया, पानामा था, कनाडा था, ग्रीनलैंड था, ईरान था, फलस्तीन था, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज इसके जहन में थे, यहाँ भी कब्जा करूंगा, वहां भी कब्जा करूं। फिलहाल तो एक जगह ही नहीं ये इसकी यानी खलासी होती है। क्या करेगा अब? इस फ्रस्ट्रेशन में एक होते हुए, पावर होते हुए, इसको लगता ही नहीं है अब सारे छोटी छोटी कंट्रीज के, जो ग्रीनलैंड का भी था, नॉर्वे के, वो कंट्रीज का मिनिस्टर उसका मजाक उड़ा रहे। ये हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ एशियन कंट्रीज में इतने, चाहे पाकिस्तान हो या इस कंट्रीज में, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि अभी भी उनको वहां पर है ये। लेकिन दूसरे जो इसके हामी थे, जो इसके इत्तेहादी थे, वही अब इसकी क्वेश्चन, वही अब सवाल उठाने लगे, वही सवाल उठाने लगे और वही मजाक उड़ाने लगे। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अरब मुल्कों का क्या होगा। लगातार ईरान इन जीसीसी मुल्कों को, जॉर्डन को हिट कर रहा है उन अमरीकी फौजी अड्डों पर। एक नया रुझान आया है साहब, ईरान के IRGC ने जॉर्डन की फौज और वहां की आवाम का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमें सही इंफॉर्मेशन दी और हमने हमले किए। ईरान की तरफ से कुवैत की आवाम को भी एक अपील आई है, आप अपने मुल्क को हमारे खिलाफ हमलों का अड्डा मत बनने दो। यानी अब ईरान
अरब अवाम को डायरेक्ट खिताब कर रहा है। आगे क्या होने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए, हमें एक चीज याद रखना चाहिए, कुछ तकरीबन सारे जो अरब कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं उनका डीप इन्फ्लुएंस रहा है, अमेरिका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहा। खासकर जॉर्डन का अगर आप देखेंगे उसमें बहुत रहा है, वो बनी है, उसकी जो हाशमियत किंगडम जो है उसकी बुनियाद ही यही है, वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको इंस्टॉल किया। अब रही कुवैत का, कुवैत को रिक्लेम करने में अमेरिका का बड़ा रोल है, जिसके लिए वो कहते थे उस वक्त $110 बिलियन इन्होंने फॉर जो उसको कंपनसेट किया, मिलिट्री जो उन्होंने सपोर्ट किया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इराक ने जब कब्जा किया था, सद्दाम हुसैन ने इराक में जो किया, जो 90 में किया। अब इसके दो पहलू आप देखिए, आज ही मैं देख रहा था कहीं ईरान का डिप्लोमेट अभी भी मौजूद है कुवैत में। उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कोई तब्दीली नहीं। ये जो आप कहते हैं सिंपैथी भी लोगों को, इनको पता है, इसी वजह से लोग वहां की गवर्नमेंट, चाहे वो कुवैत की है, चाहे कतर की है, इवन यूएई, आप देखिए यूएई खामोश है। यूएई ने एक बार भी इसमें, और ना वो टारगेट हुआ। ये आप देखिए ना चेंज, देखिए पहले राउंड में वो टारगेट हुआ, अब वो लोग यही करते हैं। उनको ये है कि जहां पर अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, उसको टारगेट बनाया जाता है। नेचुरली जब टारगेट बनाया जाता है, मुल्क के अंदर ही है ये चीजें हैं, उनको भी नुकसान तो होता है, फेयर तो होता है ये, लेकिन कभी भी उन्होंने रिटेलिएटरी एक्शन नहीं ली है ऑन देयर ओन। सिर्फ समझ, आज भी एम्बेसडर वहां पर बैठा है। बात ये, अगर आपने देखा, आज से 10 दिन पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से बात की। यानी कि चैनल्स ओपन है, लेकिन इट शोज देयर हेल्पलेसनेस। वो समझते हैं कि उनकी वजह से दे हैव टू पे द प्राइस, ये उनको पता है। लेकिन वो जो है ना वो उनके साथ करते, मैं इधर जाऊं, इनकी हालत ऐसी खराब है, दे कांट टेक एनी डिसीजन। अच्छा, अंजाम क्या होगा? मैं थोड़ा सा ही समझना चाहता हूँ, वक्त हमारे पास कम रह गया। अंजाम क्या होगा? ये अरब हुकूमतें, मैं सवाल पूरा कर लूं, अरब हुकूमतें, बादशाहतें पहले गिरेंगी या बादशाहतें बच जाएंगी और ईरान के साथ रिकंसिलिएट कर लेंगी? गिरने तक चलेगा, क्या होगा? देखिए, बिगिनिंग यही रहेगा, जो प्रेजेंट सिस्टम है वही ईरान के साथ कोई ना कोई जो है सलाह या किसी किस्म के जो गुड रिलेशंस रखेंगे। आई कांट से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होंगे, बट इट विल टेक टाइम टू रेस्टोर एक किस्म की जो फुल नॉर्मलसी है, ट्रस्ट। लेकिन ये है, यही गवर्नमेंटें रहेंगी, लेकिन इन्हें टाइम की जरूरत है, 1-2 साल की जरूरत है, जब वो एक एक करके इनके जो है बेसिस है खत्म हो जाएंगे। कुछ प्रोसेस शुरू हुई है, कुछ अमेरिका ने खुद भी इसने रियलाइज किया, इतनी 12-13 बेसिस जो वहां पर है उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। तो कुछ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल अरब गवर्नमेंट से, उन्होंने भी उनको प्रेशराइज किया है कि आप यहाँ से कम अपनी प्रेजेंस रखिए, जिसकी वजह से कुछ फौजें ग्रीक ली गई है, दूसरे हंगरी लिया है, या दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इराक में तकरीबन खत्म किया है, अब है उनका जो है कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में अपनी बेस रखे, वहां पर है। जॉर्डन में वो नहीं छोड़ सकते हैं कि जॉर्डन में जिस दिन उसके बेस छोड़ेंगे, उसके अपने फैमिली मेंबर्स ने, उसने, आपने देखा पिछले साल उसको क्राउन प्रिंस को इनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा, उसने रिवोल्ट किया था। ये सारी चीजें जो है, इसमें ये चीजें जिफी में नहीं होते, इसमें ये लॉन्ग टर्म फेज है, इसमें ग्रेजुअल चेंज आती है। एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है ऑफ डिकेड, 50 साल का, ये नहीं, ये शाह के दौरान भी एक दूसरे से नहीं मिलते थे। शाह के दौरान भी ईरान और अरब कंट्री के दौरान दे नेवर हैड गुड रिलेशंस।
एक बार ये लेकिन शेख साहब आप जो 2 साल इन्हें चाहिए रिकंसाइल करने के लिए, वो अमन के साथ 2 साल ही तो हो सकते हैं। अगर जंग जारी रही तो इसी जंग के दरमियान कोई नतीजा आएगा। जंग जारी नहीं रही, अभी भी मैं कहता इतनी सिचुएशन ये कि अमेरिका को भी अपने अब जो है स्ट्रेंथ का पता चल रहा है। अब ये क्यों नहीं कहता, अभी भी कहता है कि ये नहीं कहता, ये वो जो है एमओयू कहता है मैंने ब्रेक किया वो किया, लेकिन कहता है बातचीत भी साथ। ये यानी मैं खत आखिर में है, हम बिल्कुल 1 मिनट रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग जारी रखने की हालत में नहीं रहा। अरब मुल्कों नहीं है वक्त, अरब मुल्कों को वक्त चाहिए हालात के साथ रिकंसाइल करने का, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का। इस बीच में इजराइल का क्या होगा, वो एक तरफ खड़ा देखता रहेगा, या अमेरिका की उस तबाही के साथ साथ इजराइल भी तबाह होगा, या किस हालत में होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये बहुत ही अहम मोड़ है, क्योंकि ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी लीडर ने कई बातें कही थी। एक तो ये कहा था कि ये अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, उसे इस पूरे इलाके को छोड़ के जाना चाहिए। दूसरे, इजराइल नासूर है, कैंसरस नासूर है, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। ऐसा लगता है कि उस मकसद के नजदीक पहुंच रहा है ईरान। आखिर में अगर आप कंक्लूड करते हुए कहना चाहें तो? देखिए, ये सही बात है, अगर अमेरिका कमजोर पड़ा नेचुरली उसके असरात जो है इजराइल पर भी पड़ेंगे बहुत सारे। देन दे मे हैव टू कंप्रोमाइज ऑन सो मेनी इश्यूज। ये जो उसके जो ख्वाब है बड़े ग्रेटर इजराइल का, गाजा का, वेस्ट बैंक का एक्सपेंशन ख्वाब है, उसको उन पर यानी कि ख्वाब उनके ये उसको अपने पास ही रखना है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि वो रिकॉग्नाइज करे पैलेस्टीनियंस के जो राइट्स है, उनके लिए सेपरेट स्टेट का और सेपरेट नेशन का जो उनका लेजिटिमेट राइट है उसको एक्सेप्ट करे, तभी इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वही जो इसके एम्बिशंस रहे, इट विल बी डेंजरस फॉर। अब बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।